बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम मिनिमम टैक्स रिजीम का एरिया देख रहे थे और आज के डिस्कशन में हमने मिनिमम टैक्स रिजीम से पर्टेनिंग एक आईकेट के पास पेपर का क्वेश्चन कवर करना है। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल सेक्शन एक वक्त में ट्रिगर होंगे। काफी पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है लेकिन स्टिल प्रैक्टिस करने के लिए या कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए इनिशियली हमारे लिए बड़ा अच्छा सवाल है। समर 2008 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, 26 मार्क की वेटेज है इस सवाल की। कहता है होल्डिंग लिमिटेड a public listed company is engaged in the manufacturing and supply of consumer product. Its profit and loss for the year ended 31st March 2007 is given below. हमारे पास एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है होल्डिंग लिमिटेड के नाम से जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स में एंगेज्ड है और इसका टैक्स ईयर एंड 31st मार्च 2007 का हमें एक पीएनएल दिया हुआ है। पीएनएल में जो नंबर्स है वो हमारे पास रुपीज इन मिलियंस आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास कुछ लोकल सेल्स आ रही है 30,000 मिलियन की, 30 बिलियन की, 21 बिलियन का कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 9 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस है, अदर इनकम है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है। फिर हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और फाइनली फिर हमें रिक्वायरमेंट में कहता है कि कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर द टैक्स ईयर 2007। सपोर्ट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन एंड कमेंट्स। ठीक हो गया। अब अगर हम फर्दर इंफॉर्मेशन को रीड करें तो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव। सेल्स आर नेट ऑफ सेल्स टैक्स एंड ब्रेकअप इज एज अंडर। हमारे पास जो सेल्स का 30 बिलियन का अमाउंट दिया हुआ है ये नेट ऑफ सेल्स टैक्स है और इसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से है कि 70% मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की गुड्स हैं, 17% इंपोर्टेड गुड्स हैं और 13% लोकली परचेज गुड्स हैं। लेकिन ये एक लिस्टेड कंपनी है, ये एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए जो लोकल सेल्स ऑफ गुड्स हैं ये तो एनटीआर ही होगा। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो या लोकली परचेज गुड्स हो, जो कि हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के केस में एनटीआर होगा जो भी लोकल सेल्स ऑफ गुड्स है। इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर हमारी सेक्शन 148 के तहत विदहोल्डिंग हुई होगी और ये हमारा मिनिमम टैक्स रिजीम एमटीआर में फॉल करेगा। फिर आगे कहता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ सेल्स whereas locally purchased goods are sold at a markup of 25% above cost। तो यहाँ पे बेसिकली 21 मिलियन का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये कॉमन एक्सपेंस नहीं है, इन्होंने इसके लिए एक कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि कमर्शियल इंपोर्ट या इंपोर्टेड प्रोडक्ट 40% मार्जिन पे बेचे जाते हैं, लोकली परचेज गुड्स यानी कि ट्रेडिंग वाले जो गुड्स है वो 25% मार्कअप पे बेचे जाते हैं। पॉइंट नंबर बी में कहता है द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मशीनरी ड्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल इन 2001। The product has a life of approximately 15 years and the amortization thereon amounts to rupees 4 million is included in cost of sales। कहता हमने न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेवलपमेंट की जिसकी कॉस्ट हमने एज ए इंटेंजिबल कैपिटलाइज की और 15 साल की इसकी लाइफ है और जो भी इसका अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन था 4 मिलियन का, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूडेड है। तो देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेवलपमेंट है, यानी कि ये कॉमन एक्सपेंस नहीं है, ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से रिलेट करता है, ये कॉमन एक्सपेंस नहीं है, ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से रिलेट करता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेवलपमेंट की बात हो रही है। 4 मिलियन का अकाउंटिंग 4 मिलियन की अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है, 15 साल की इसकी लाइफ है। पॉइंट नंबर सी में कहता है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड बैड डेट एक्सपेंस ऑफ 6 मिलियन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 20.8 एंड 18.4 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कहते हैं हमारे पास जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आ रहा है 3 बिलियन का, इसमें 6 मिलियन बैड डेट एक्सपेंस है और बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट का हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। जब हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस और ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है प्रोविजन का तो हम राइट ऑफ का अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस, हमारे पास अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस में कहता है कि अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 20 मिलियन पेड टू कमोडिटी एक्सचेंज टू सेटल अ ट्रांजैक्शन व्हिच वाज कैरिड आउट एज अ हेज अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द कंपनी। तो देखिए आम हालात में तो हमने स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन में कवर किया था कि जो भी कमोडिटी की कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कमोडिटी की सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट आप नेट पे सेटल करते हो आपका स्पेकुलेशन गेन और लॉस है। लेकिन अगर किसी मैन्युफैक्चरर अपने रॉ मटेरियल के लिए या फिर ट्रेडर अपने फिनिश गुड्स की हेजिंग के लिए कोई हेजिंग वगैरह करता है तो इस केस में जो भी हमारे पास कमोडिटी के इस तरह के हेज इंस्ट्रूमेंट पे गेन और लॉस आता है ये आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही एज अ गेन या एज अ लॉस कंसिडर किया जाएगा। 20 मिलियन का हमारे अदर एक्सपेंसेस में हेज लॉस शामिल है और ये हमारे रॉ मटेरियल की हेजिंग के अगेंस्ट है, ये हमारे रॉ मटेरियल की हेजिंग के अगेंस्ट है, यानी कि अगेन ये 20 मिलियन का जो एक्सपेंस है ये भी कोई कॉमन एक्सपेंस नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल की हेजिंग करवाई है, यानी कि ये एक्सपेंस इन मैन्युफैक्चर गुड से पर्टेन करता है। फिर कहता है अदर इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। हमारे पास पीएनएल में जो अदर इनकम आ रही है 1.5 बिलियन की, इसमें ये चीजें शामिल है। शेयर ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम एन एओपी अमाउंटिंग टू 60 मिलियन,
60 मिलियन का शेयर ऑफ इनकम ऑफ एओपी है जो कि हमने अदर इनकम में शामिल कर रखा है। सर क्या करेंगे, हम एओपी की टैक्सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल सॉल्व करवाते वक्त भी मैं कुछ ना कुछ बातें बता दूंगा। और कहता है अदर इनकम इंक्लूड्स द इम्पेंडिंग कमीशन ऑफ 11.64 मिलियन रिसीव फ्रॉम अ पार्टी इन फॉरेन कंट्री वेयर द विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 40% वाज डिडक्टेड एट सोर्स। Withholding tax of 1% and bank charges of 2% were deducted by the bank in Pakistan before the amount was credited in the company's account. No direct expenditure was incurred in relation to this income. इसके अलावा हमारी इंडेंडिंग कमीशन की 11.64 मिलियन की अमाउंट है जो हमने पाकिस्तान में रिसीव की है। फॉरेन कंट्री में हमारा 40% का टैक्स डिडक्ट हो गया था, 60% अमाउंट हमने पाकिस्तान में रिसीव की। अच्छा 60% से भी 1% विदहोल्डिंग टैक्स और 2% के बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए, और 1% विदहोल्डिंग टैक्स और 2% के बैंक चार्जेस डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट बचा वो था 11.64 मिलियन जो कि हमें बैंक में क्रेडिट हुआ। ये एक ऐसी इनकम है जिससे कोई और एक्सपेंडिचर पर्टेन नहीं करता, यानी कि इस इनकम के अगेंस्ट हमें किसी कॉमन एक्सपेंस को अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास द डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड पेड आर एस फॉलो। हमारे पास इंपोर्ट पे 183.6 मिलियन का विदहोल्डिंग टैक्स है, डिडक्टेड ऑन लोकल सेल्स ऑफ गुड्स 1245 मिलियन का टैक्स है, और कुछ एडवांस टैक्स है 1200 या 1.2 बिलियन का। तो ये हमारे पास सवाल का डाटा है। एक दफा इस सवाल को आप लोग खुद से अच्छे से रीड करें, खुद से कोशिश करें अटेम्प्ट करने की, अदरवाइज मैं तो इसको सॉल्व करूंगा ही, लेकिन अगर खुद से अटेम्प्ट करते कोशिश सॉल्व करने की तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और फिर हम इसका अकॉर्डिंगली वीडियो सोल्यूशन देख रहे होंगे। तो चलते हैं इस सवाल के सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास होल्डिंग लिमिटेड के नाम से कंपनी है, और हमारे पास इस सवाल में बेसिकली 3 इनकम है। जो हमारे पास सेल्स है, इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, इसमें हमारे पास इंपोर्टेड गुड्स हैं, और इसमें हमारे पास लोकली परचेज गुड्स हैं। तो ये 3 तरह की गुड्स है हमारे पास। क्योंकि होल्डिंग लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, चूंकि होल्डिंग लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल है ये भी एनटीआर है, जो हमारी लोकली परचेज गुड्स की सेल है ये भी एनटीआर है, और जो इंपोर्टेड गुड्स है हमने इंपोर्ट करके एज सेल की, तो ये हमारे लिए मिनिमम टैक्स रिजीम कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा टोटल कितना है, 30 बिलियन में, रुपीज इन मिलियन में सारी वर्किंग कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एक टोटल का कॉलम भी बना लेता हूँ, और ये जितनी भी हमारी वर्किंग है ये रुपीज इन मिलियंस में। इन्होंने हमें ब्रेकअप दिया था रेवेन्यू का, 70% जो है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से पर्टेन करता है, तो 30 बिलियन का 70% ये आ गया 21 बिलियन। 17% इंपोर्टेड गुड से पर्टेन करता है, 30 बिलियन का 17% इंपोर्टेड गुड से पर्टेन करता है, और लोकली परचेज गुड्स 13% है, तो 30 बिलियन का 13%। और इन तीनों का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास 30 बिलियन बन रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 21 बिलियन की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 21 बिलियन की, लेकिन इसके हवाले से हमें कुछ ब्रेकअप करने का तरीकेकार बताया था। तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और मैं इसके लिए एक सेपरेट वर्किंग करता हूं। सेपरेट वर्किंग हम यहाँ पैरेलल करते हैं। वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें सवाल में गिवन कितनी है, 21 बिलियन। 21 बिलियन इन्होंने कहा है इंपोर्टेड प्रोडक्ट आर सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ सेल्स। यानी कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स निकालनी है, इंपोर्टेड गुड्स 40% मार्जिन पे बेचे जाते हैं, 40% मार्जिन पे बेचे जाते हैं, यानी कि इनकी सेल्स प्राइस का 60% इनकी कॉस्ट होगी। इनकी सेल्स प्राइस का 60%, 5.1 बिलियन का 60% इनकी कॉस्ट होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, 40% मार्जिन है, यानी कि सेल्स प्राइस का 40% मार्जिन है, तो सेल्स प्राइस का 40% कॉस्ट होगी। तो हमने सिंपली क्या करा कि 5.1 मिलियन का 60% कर दिया। या मैं बराबर में लिख भी देता हूं कि 5.1 मिलियन का 60%। ठीक हो गया। फिर कहता है whereas locally purchased product are sold at a markup of 25% above cost, और locally purchased product हमारे 25% मार्कअप पे बेचे जाते हैं। तो लेस कॉस्ट ऑफ locally purchased goods, less cost of locally purchased goods। अभी 25% मार्कअप पे बेचे जाते हैं, 25% मार्कअप पे बेचे जाते हैं, यानी कि कॉस्ट को आप 100 अज्यूम करें। अगर कॉस्ट को 100 अज्यूम करें तो 25 का प्रॉफिट, और सेल्स प्राइस कितनी हो गई 125। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
3900 3.9 बिलियन को डिवाइड करेंगे 125 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 3900 3.9 बिलियन की सेल्स प्राइस को 125 से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 3900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। जब टोटल 21 बिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अगर मैं इंपोर्टेड गुड्स की स्पेसिफिक कॉस्ट और लोकली परचेज गुड्स की स्पेसिफिक कॉस्ट माइनस कर दो तो हमारे पास अब जो बैलेंसिंग आएगा, हमारे पास जो डिफरेंशियल आएगा, दिस रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, दिस रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो हमने वर्किंग वन में कॉस्ट ऑफ सेल्स 21 बिलियन को ब्रेक कर दिया कि इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट कितनी है, लोकली परचेज गुड्स की कॉस्ट कितनी है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट कितनी है। तो इन तीनों को हम प्लॉट कर देते हैं। ये आ जाएगा 14.8 बिलियन, इंपोर्टेड गुड्स का आ जाएगा 3.06 बिलियन और लोकली परचेज गुड्स का आ जाएगा 31200000 और इन तीनों का टोटल हमारा 21 बिलियन बन रहा होगा। फिर इसके बाद आगे वो कहता है the cost of development of new manufacturing process was capitalized as an intangible in 2000x1. The purchase the product has a life of 15 years and amortization thereon amounts to rupees 4 million in cost of sales। लेकिन जो भी इसकी कॉस्ट थी हमें नहीं मालूम, लेकिन उस कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को 15 साल में डिवाइड किया तो 4 मिलियन की अमाउंटाइजेशन आ रही है। तो अकाउंटिंग में 4 मिलियन की अमाउंटाइजेशन आ रही है और टैक्स लॉ में भी हम इंटेंजिबल को स्ट्रेट लाइन पे ही अमाउंटाइज करते हैं, तो टैक्स में भी अमाउंटाइजेशन 4 मिलियन ही आएगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे कि हम ऐड कर देंगे अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को, हम ऐड कर देंगे अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को कितना 4 मिलियन ऐड कर दूंगा 4 मिलियन की अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टैक्स लॉ में हमने ये बात कवर की है कि जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को सबसे लास्ट में क्लेम करते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को सबसे लास्ट में क्लेम किया जाता है। तो मैंने 4 मिलियन की अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन फिलहाल ऐड कर दी कॉस्ट ऑफ सेल्स में, हम सबसे लास्ट में टैक्स अमोर्टाइजेशन को माइनस करेंगे। ये हमारे पास एक तरीके से इन तीनों क्लास ऑफ इनकम का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, हमारे पास एक तरीके से इन तीनों क्लास ऑफ इनकम का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आ रहा है और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में एक एडजस्टमेंट थी, तो इसे हम देख लेते हैं। वर्किंग टू, यहां बराबर में वर्किंग करता है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस हमारे पास गिवन कितना है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस हमारे पास गिवन है 3 बिलियन। ठीक है, इन्होंने पॉइंट नंबर सी में कहा है कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड बैड डेट ऑफ 6 मिलियन। तो हमारे पास बैड डेट या हमारे पास अकाउंटिंग बैड डेट एक्सपेंस, अकाउंटिंग बैड डेट एक्सपेंस हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, अकाउंटिंग बैड डेट एक्सपेंस में हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, तो इसे हमें टोटल एक्सपेंसेस से हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए फिर ऐड नहीं करेंगे बल्कि लेस करेंगे। एक चीज समझिएगा, जब हम अपनी वर्किंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं ना, जब हम अपनी वर्किंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से वर्किंग करते वक्त हम इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और एडमिसिबल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से वर्किंग बना रहे हो तो जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस उनको ऐड किया जाएगा, जो एडमिसिबल एक्सपेंसेस उनको लेस किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेंस के नंबर को ही सही कर रहे हो, तो एक्सपेंस के इस नंबर के अंदर अकाउंटिंग एक्सपेंस शामिल हुआ है, तो उस अकाउंटिंग एक्सपेंस को हटाने के लिए हम उसे ऐड नहीं करेंगे बल्कि लेस करेंगे। अकाउंटिंग एक्सपेंस को हटाने के लिए हम उसे ऐड नहीं करेंगे बल्कि लेस करेंगे। ये बस मैथमेटिकल बात है, लेकिन एट टाइम्स हम एरर कर जाते हैं कि जब आप पीबीटी से चलते हो तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड करते हो, एडमिसिबल एक्सपेंसेस को लेस करते हो। लेकिन अगर आप एक्सपेंस का फिगर सही कर रहे हो तो फिर आप इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को लेस करोगे और एडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड करोगे। अकाउंटिंग बैड डेट एक्सपेंस लेस हो जाएगा और बैड डेट रिटर्न ऑफ ऐड हो जाएगा, और बैड डेट रिटर्न ऑफ ऐड हो जाएगा। तो देखिए अकाउंटिंग बैड डेट एक्सपेंस कितना है 3 बिलियन का हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस था। तो पॉइंट नंबर सी में कहा है कि बैड डेट एक्सपेंस जो कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में शामिल है वो 6 मिलियन है, इसे मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। फिर इन्होंने कहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 20.8 एंड 18.4। तो मैं क्या करता हूं कि एक प्रोविजन फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बना लेता हूं।
प्रोविजन फॉर बैड डेट किटी अकाउंट में ओपनिंग आता है क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग आता है डेबिट साइड पे, अकाउंटिंग एक्सपेंस आता है डेबिट साइड पे, और राइट ऑफ आता है क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे। सही है। ओपनिंग बैड डेट का प्रोविजन कितना है? 20.8, 20.8। क्लोजिंग बैड डेट का प्रोविजन कितना है? 18.4, 18.4। बैड डेट एक्सपेंस कितना है? 6, तो 6 का एक्सपेंस मैं देख लूं, मैंने नंबर सही रखे, 20.8, 20.8, 18.4, 18.4 और बैड डेट एक्सपेंस 6। तो हमारे पास राइट ऑफ का नंबर एज अ बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस। हमारे पास राइट ऑफ आ गया 8.4 मिलियन। तो अब होगा ये कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जो गिवन है, इसमें हम अकाउंटिंग बैड डेट एक्सपेंस लेस कर देंगे और टैक्स के हिसाब से जो राइट ऑफ है इसे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एडजस्टेड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आ जाएगा एज पर टैक्स। ये हमारे पास एडजस्टेड एक्सपेंस आ गया एज पर टैक्स। अब इसे भी हम सब में अपोर्शन कर देंगे। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस का नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 33,002.4 नेगेटिव। और इसे तीनों में अपोर्शन करना है, तो तीनों में अपोर्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि 21 मिलियन या 3 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 21 मिलियन डिवाइडेड बाय 30 बिलियन। जो सेल मुझे चेंज नहीं करने ना, मैं उसे लॉक कर देता हूँ कि एक्सपेंस का सेल चेंज नहीं होगा, तो इसे मैंने लॉक कर दिया F10 को, मल्टीप्लाई बाय 21 बिलियन, ये हर बार चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय F6 30 बिलियन को मैंने लॉक कर दिया। तो ये आ गया 2101.68। इसी तरीके से इंपोर्टेड गुड्स और लोकली परचेज गुड्स में मैंने इसे अपोर्शन कर दी। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के हवाले से कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई थी, तो इसे हमने रेवेन्यू की बेसिस पे अपोर्शन कर दिया। फिर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस हमारे पास कितने? 900 के, 900 मिलियन के। इसमें लिखता है कि अदर एक्सपेंस इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 20 मिलियन पेड टू कमोडिटी एक्सचेंज टू सेटल द ट्रांजैक्शन व्हिच वाज कैरिड आउट एज अ हेज अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द कंपनी। तो ये 20 मिलियन का लॉस है। तो हमारे पास लॉस ऑन हेज ऑफ रॉ मटेरियल, चूंकि ये रॉ मटेरियल की हेजिंग पे लॉस हुआ है, तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चर गुड से पर्टेन करता है, इसको मैं अपोर्शन नहीं करूंगा, इसको मैं अपोर्शन नहीं करूंगा। और फिर हमारे पास बाकी कितना रह गया? टोटल हमारे पास अदर एक्सपेंस था 900 का। तो अदर एक्सपेंस 900 माइनस 20, क्योंकि 20 को हमने स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में माइनस कर दिया। बाकी का जो अमाउंट रह गया, बाकी का अमाउंट रह गया 900, 880। 880 का अदर एक्सपेंस किसी इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो इसे हम तीनों में अपोर्शन कर देंगे, इसे हम तीनों में अपोर्शन कर देंगे। अगेन 880 मल्टीप्लाई बाय 21 बिलियन डिवाइडेड बाय 30 बिलियन। 880 मल्टीप्लाई बाय 21 बिलियन डिवाइडेड बाय 30 बिलियन। इसी तरीके से यहाँ पर 880 मल्टीप्लाई बाय 5.1 बिलियन डिवाइडेड बाय 30 बिलियन। उसी तरीके से यहाँ पर 880 का कॉमन एक्सपेंस हमने तीनों में अपोर्शन कर दिया। फिर हमारे पास अदर इनकम है 1500 की, और अदर इनकम के बारे में कुछ बताया है। याद रखिएगा, हमने टैक्स लॉ में हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में कॉमन एक्सपेंसेस की अपॉर्चुनिमेंट पढ़ी है। हम कॉमन एक्सपेंसेस को अपॉर्चुन करते हैं, अदर इनकम्स को अपॉर्चुन नहीं करते। अगर कॉमन एक्सपेंस है तो वो अपॉर्चुनेट होगा, इनकम के अपॉर्चुनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि पता चला आपने 1500 के अदर इनकम को भी तीनों में अपॉर्चुन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि अदर इनकम को छोड़कर बाकी चीजें हमने अकाउंट फॉर कर ली है। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो यहीं पे हम टैक्स अमोर्टाइजेशन लेस कर देंगे। और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए हम टैक्स अमोर्टाइजेशन को बिल्कुल लास्ट में लेस करते हैं। पहले हमने इनकम कैलकुलेट की बिफोर अमोर्टाइजेशन, फिर लेस करेंगे टैक्स अमोर्टाइजेशन। और चूंकि ये डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स था, तो इसे हम सिर्फ यहीं पे माइनस कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से इसे हम अपोर्शन नहीं करेंगे। ये हमारे पास तीनों क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम आ गई, हमारे पास तीनों क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम आ गई है। तो ये जो तीनों क्लास की हमने नेट इनकम कैलकुलेट की है ना, ये एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट की है, हमने एज पर टैक्स लॉस कैलकुलेट की है, अकाउंटिंग लॉस के हिसाब से नहीं। एज पर टैक्स लॉस में से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने इसमें वर्किंग करते वक्त अकाउंट्स और टैक्स के जो एडमिसिबल इंडेंसिबल एक्सपेंसेस थे, इनको एडजस्ट कर दिया था। तो ये जो हमारे पास नेट इनकम कैलकुलेट हुई है, एनटीआर, एमटीआर, एनटीआर की, ये एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट हुई है।
तो हम आते हैं अपने रिटर्न के ऊपर। अब हम आते हैं अपने रिटर्न के ऊपर। अगर मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ चलूं तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर हमारे पास इस कंपनी का स्टेटस आ जाएगा रेजिडेंट कंपनी, फिर हमारे पास टैक्स ईयर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर 2007। स्पेशल टैक्स ईयर 2007 कैसे, इन्होंने सवाल में बताया था कि ये जो पीएनएल है वो 31 मार्च 2007 है, चूंकि 31 मार्च है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर और 2007 तो 2007। रिटर्न में हमारे पास सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक हमारे पास आ जाएगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो कि एनटीआर है, इंपोर्टेड गुड्स जो कि एमटीआर है, और लोकली परचेज्ड गुड्स जो कि एनटीआर है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की नेट इनकम थी 3.4 बिलियन, इंपोर्टेड गुड्स की नेट इनकम थी 1.3 बिलियन और लोकली परचेज गुड्स की नेट इनकम थी 275 मिलियन। सही है, तो हमने तीनों क्लास ऑफ इनकम कैलकुलेट कर ली। तो इसके बाद हम आते हैं अदर इनकम पे। मैं वर्किंग 3 करता हूं। हमारे पास अदर इनकम सवाल में गिवन है 1.5 बिलियन। ठीक है, इन्होंने अदर इनकम के हवाले से 2 पॉइंट्स बताए थे। अदर इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग शेयर ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम एन ईओपी अमाउंट्स टू 60 मिलियन। सर हम ईओपी की टैक्सेशन, हम ईओपी की टैक्सेशन को सेपरेटली कवर करेंगे। फॉर द टाइम में सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर एक कंपनी किसी ईओपी की मेंबर है, हम ईओपी की टैक्सेशन सेपरेटली एक सेपरेट चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बता रहा हूं कि अगर एक कंपनी किसी ईओपी की मेंबर है तो कंपनी का उस ईओपी की इनकम में जो हिस्सा है, कंपनी का उस ईओपी की इनकम में जो हिस्सा है, कंपनी के हाथों में, वो कंपनी के हाथों में कॉर्पोरेट रेट पे टैक्सेबल होगा। अगर एक कंपनी किसी ईओपी में पार्टनर है, किसी ईओपी में मेंबर है, तो ईओपी की इनकम में कंपनी का जो भी हिस्सा बनता है वो आप कंपनी के हाथों में टैक्स करवा रहे होगे। तो हमारे पास जो टोटल 1500 की अदर इनकम है, इससे अगर मैं शेयर ऑफ ईओपी को अलग कर दूं, शेयर ऑफ ईओपी को इसलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि इससे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करवाएंगे। कुछ बताया ही नहीं है कि ये किस चीज का शेयर है, तो वो कितना है 60 मिलियन। और फिर हमारे पास शेयर ऑफ ईओपी के अलावा एक इंडेंडिंग कमीशन है, जो कि हम जानते हैं कि एफटीआर में टैक्स होगा क्योंकि इस पे 1% का टैक्स विदहोल्ड हुआ है। अज्यूमिंग हम सारी कंडीशंस का अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा एफटीआर में टैक्स होगा। अदर इनकम का अमाउंट शामिल कितना है 11.64 मिलियन, जो कि अदर इनकम में शामिल है। इंडेंडिंग कमीशन का अमाउंट शामिल कितना है 11.64 मिलियन, जो कि अदर इनकम में शामिल है। तो यहाँ पे मैं 11.64 ही माइनस कर रहा हूँ। 1500 1.5 बिलियन के अदर इनकम से हमने शेयर ऑफ ईओपी अलग कर दिया क्योंकि अदर सोर्सेस में टैक्स होगा। इंडेंडिंग कमीशन अलग कर दिया क्योंकि एफटीआर में टैक्स होगा। तो हमारे पास कुछ बकाया अदर इनकम भी रह गई। बकाया अदर इनकम के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि ये क्या है। बकाया अदर इनकम के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि ये क्या है। तो अगर नहीं बताया तो हम अदर इनकम ही कंसिडर करते हुए इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवा देते हैं। और कुछ बताया हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब इसकी रिजीम भी एनटीआर ही होगी। तो ये आ गया हमारे पास 1428.36। अगर बताया होता तो स्पेसिफिकली कुछ कर लेता, लेकिन नहीं बताया तो फिर अदर एंसिलरी बिजनेसेस की कोई इनकम वगैरह होगी, हमने इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवा देना है। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट हो गई। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट हो गए। अब जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है वही हमारी टोटल इनकम, वही हमारी टैक्सेबल इनकम होगी। तो 6525.96 ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम बारी आएगी टैक्स लायबिलिटी की। टैक्स लायबिलिटी में अगर हम देखें तो हमारे पास 1, 2 और 3 इनकम्स ऐसी हैं जो कि नॉर्मल टैक्स रेजिम में टैक्स हो रही है। सबसे पहले टैक्स ऑन एनटीआर इनकम। टैक्स ऑन एनटीआर इनकम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स ऑन नेट इनकम एनटीआर एट 29%। टैक्स ऑन नेट इनकम एनटीआर एट 29%। हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो एनटीआर की इनकम्स हैं 3.442 प्लस 275 प्लस 1428, 3.4 बिलियन, 275 मिलियन और 1.4 बिलियन, इन तीनों का 29%, इन तीनों का 29%। ये हमारा आ गया टैक्स ऑन एनटीआर। मैं ऐसे लिख देता हूं कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया। 3442.32 प्लस 275.29 प्लस 1428.36, इन तीनों के टोटल पे हमने 29% अप्लाई किया है। ठीक हो गया। इसके बाद
टैक्स ऑन एमटीआर इनकम, टैक्स ऑन एमटीआर इनकम, टैक्स ऑन एमटीआर इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सॉरी, एक चीज मैंने मिस कर दी है, सॉरी मैंने एक चीज मिस कर दी है, हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शो नहीं किया, जो एओपी से मिलने वाला शेयर था। तो हमारे पास एक और हेड की इनकम है यहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें हमारे पास शेयर ऑफ यूपी आएगा, और ये हमने कैलकुलेट किया था, बल्कि ये हमारे पास गिवन था सवाल में 60 मिलियन। मैंने बेसिकली क्या करा था कि जो हमारे पास अदर इनकम थी 1500 की, 1.5 बिलियन की, इसमें से शेयर ऑफ एओपी अलग कर दिया था, जिसे अदर सोर्सेज में ले जाना था, और एफटीआर। तो शेयर ऑफ एओपी ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन गया, यानी कि हमारी जो टोटल इनकम है वो बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस प्लस शेयर ऑफ एओपी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्लस शेयर ऑफ एओपी है। अब एनटीआर की इनकम कैलकुलेट करने के लिए शेयर ऑफ एओपी को भी ऐड कर देंगे 60, तो ये टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा दिस प्लस 60, यानी कि सारी टैक्सेबल इनकम पे 29% लगा रहा हूं, सिवाय इस एमटीआर की इनकम के, सिवाय इस एमटीआर की इनकम पे। मैंने सबको अलग अलग ऐड किया, आप चाहें तो टैक्सेबल इनकम में से, टैक्सेबल इनकम में से सिर्फ एमटीआर की इनकम को माइनस करके 29% भी कर सकते हैं। अब एमटीआर पे आते हैं। एमटीआर के लिए हमें क्या करना होगा? हायर ऑफ टू थिंग्स, टैक्स ऑन नेट इनकम ऑफ एमटीआर 29%, और विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 148, विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 148। टैक्स ऑन नेट इनकम ऑफ एमटीआर कैसे कैलकुलेट होगा? एमटीआर की नेट इनकम है 1379.99, 1379.99 मल्टीप्लाई बाय 29%, ये आ जाएगा 1379.99 मल्टीप्लाई बाय 29%। और सेक्शन 148 पे हमारी विदहोल्डिंग कितनी हुई है, ये हमें सवाल में बताया हुआ है। सेक्शन 148 पे हमारी विदहोल्डिंग हुई है 183.6 मिलियन, तो 183.6 मिलियन। इन दोनों का जो भी हायर है, इन दोनों का जो भी हायर है वो हमारी एमटीआर की इनकम पे टैक्स बन जाएगा, क्या आ जाएगा? हायर ऑफ दीज टू। हमने एनटीआर की इनकम पे 29% से टैक्स कैलकुलेट किया, हमने एमटीआर की इनकम पे 29% और विदहोल्डिंग टैक्स का हायर लिया। ये हमारे पास आ गया टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर एंड एमटीआर एट एप्लीकेबल रेट, टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर एंड एमटीआर एट एप्लीकेबल रेट। इसे मैं ए का नाम दे देता हूं, ठीक है। अब इसे कंपेयर किया जाएगा, अब इसे कंपेयर किया जाएगा टर्नओवर टैक्स से या मिनिमम टैक्स से। इसका ऑफिशियली लीगल नाम तो मिनिमम टैक्स ही है, लेकिन आप मिनिमम टैक्स रिजीम को इस टर्नओवर टैक्स से कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैं इसको टर्नओवर टैक्स के नाम से पुकारता हूँ। टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा हमारे एनटीआर और एमटीआर के टर्नओवर का 1.25%। हमारे पास इस सवाल में ये तीन इनकम्स थी, एनटीआर एमटीआर की। अदर इनकम के बारे में कुछ बताया नहीं था कि ये नेट इनकम से या रेवेन्यूज के नंबर से, तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं स्ट्रेट जो हमारा रेवेन्यू है इसके ऊपर ही 1.25% लगाऊंगा। जो शेयर ऑफ यूपी है इसका भी रेवेन्यू नहीं पता, ये तो शेयर ऑफ नेट इनकम है। जो अदर इनकम है इसका भी रेवेन्यू नहीं पता, टर्नओवर नहीं पता, तो मैं नेट इनकम समझ रहा हूँ। और इंडेंटिंग कमीशन तो एफटीआर में जा रहा है, एफटीआर पे तो टर्नओवर टैक्स लगता ही नहीं है। तो सिंपली 30 बिलियन का 1.25%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 बिलियन का 1.25%, 30 बिलियन के रेवेन्यू का 1.25%, ये आ गया 375। और फिर ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स अंडर सेक्शन 113C। इसके लिए मैं एक वर्किंग कर लेता हूं सेपरेट। वर्किंग 3 तक हम कर चुके हैं, वर्किंग 4। अब देखिए ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स के लिए हम एक सेपरेट वर्किंग करते हैं। अब यहां समझिएगा, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट होता है अकाउंटिंग इनकम पे, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट होता है अकाउंटिंग इनकम पे, और अकाउंटिंग इनकम का 17%, अकाउंटिंग इनकम का 17%। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स आपका एनटीआर की इनकम पे कैलकुलेट होगा, एमटीआर की इनकम पे कैलकुलेट नहीं होगा। एनटीआर की इनकम पे कैलकुलेट होगा, शेयर ऑफ यूपी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट का पार्ट बनता है तो इस पे भी कैलकुलेट होगा। एफटीआर की इनकम पे कैलकुलेट नहीं होगा, और बाकी जो अदर इनकम है इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो एनटीआर है तो इस पे भी कैलकुलेट होगा। समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स के लिए आपको अकाउंटिंग इनकम चाहिए, यानी कि वो इनकम जो एज पर अकाउंट्स कैलकुलेट की गई हो।
हमने जो यहाँ पर नेट इनकम कैलकुलेट की है ये एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट किया। हमने जो यहाँ पर नेट इनकम कैलकुलेट की है वो एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट की है। हमें नेट इनकम एज पर आईएस एंड आईएफआरएस कैलकुलेट करनी होगी। हमें नेट इनकम एज पर आईएस एंड आईएफआरएस कैलकुलेट करनी होगी एनटीआर रिजीम के। कौन सी एनटीआर कैटेगरी की अकाउंटिंग इनकम है, एनटीआर रिजीम की अकाउंटिंग इनकम क्या बन रही है। तो अगर आप मेरी इस वर्किंग को देखें ना, जिसमें हमने एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को एडलेस किए हैं, तो हम गौर करेंगे कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से तो कुछ भी अलाउ डिसअलाउ नहीं किया था। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में हमने अकाउंटिंग बैड डेट एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया था और राइट ऑफ को अलाउ किया था। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में हमने अकाउंटिंग बैड डेट एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया था और राइट ऑफ को अलाउ किया था। ये टैक्स की एडजस्टमेंट के अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। अब मैं क्या करता हूं कि जो हमने जो नेट इनकम एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट की है, इसमें मैं ऐड कर देता हूं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस एज पर टैक्स लॉस, और हम लेस कर देंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस एज पर अकाउंट्स। देखिए, नेट इनकम हमने एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट की। इस वर्किंग को अगर आप गौर करेंगे, इस वर्किंग में अगर आप पोस्टमार्टम करेंगे ना, तो इस सवाल में सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऐसी थी जो कि अकाउंट्स और टैक्स की डिफरेंट थी। यहाँ पे कि हमने अकाउंटिंग बैडेड एक्सपेंस को डिसअलाउ करके टैक्स का बैडेड एक्सपेंस अलाउ करवा दिया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग नेट इनकम एज पर टैक्स लॉ में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जो हमने टैक्स के हिसाब से माइनस किया था, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से लिंक किया है, क्योंकि ये जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है ये टैक्स लॉ के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस कितना था, 3 बिलियन। तो इस 3 बिलियन को रेवेन्यू की रेशियो में ही अपोर्शन कर देते हैं। तो 3 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 21 बिलियन डिवाइडेड बाय 30 बिलियन। कोई इतना मेजर फर्क नहीं आएगा, 2 मिलियन का छोटा मोटा फर्क है, लेकिन स्टिल एक्यूरेसी की तरफ जा रहा हूँ। मैंने सिंपली क्या करा कि पहले तो नेट इनकम एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट कर ली थी। अब जब मैंने अपनी इस वर्किंग को देखा ना, तो मैंने एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट किया है। जो कॉमन एक्सपेंसेस थे उनको अपोर्शन किया, जो स्पेसिफिक एक्सपेंस थे वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ इनकम में माइनस किए। लेकिन एक एडजस्टमेंट ऐसी थी कि हमने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में अकाउंटिंग बैड डेट को डिसअलाउ करके राइट ऑफ को अलाउ करवाया था। तो अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करा, अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा कि हमने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस एज पर टैक्स लॉ ऐड कर दिया और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस एज पर अकाउंट्स माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास इन तीनों क्लास ऑफ इनकम की अकाउंटिंग इनकम आ जाएगी। ये तीनों क्लास ऑफ इनकम की अकाउंटिंग इनकम आ जाएगी। एसीईटी के लिए हमें एनटीआर की इनकम चाहिए। तो एनटीआर में हमारे पास क्या क्या है, एनटीआर में हमारे पास 4 चीजें। एक है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक है लोकली परचेज गुड्स, एक है शेयर ऑफ ईओपी, और एक है हमारे पास अदर इनकम। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की नेट इनकम कितनी है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की नेट इनकम है अकाउंटिंग के हिसाब से 3.44 बिलियन। लोकली परचेज गुड्स की नेट इनकम कितनी है, 275 मिलियन। शेयर ऑफ ईओपी कितना है, 60 मिलियन। और अदर इनकम कितनी है, 1428.36। ये हमारे पास अकाउंटिंग इनकम आ गई एज पर सेक्शन 113C, अकाउंटिंग इनकम अंडर सेक्शन 113C। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जब एसीडी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आप तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से एमटीआर, एफटीआर और एग्जाम्प्ट इनकम और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को माइनस करते थे। ये तो आप बिल्कुल अलग तरीके से वर्किंग कर रहे हो। देखो, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर में से एफटीआर, एमटीआर, एग्जाम्प्ट इनकम, सेपरेट ब्लॉक इनकम को माइनस करूं, या मैं सिर्फ एनटीआर की अकाउंटिंग इनकम उठा लूं, बात तो एक ही है। नहीं सर, हमें आपकी बात पे भरोसा ना आए, फिर मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ देखें, एक और ऑल्टरनेट वर्किंग करते हैं। मैं एक और ऑल्टरनेट वर्किंग करता है। अगर मैं अपनी वर्किंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करूं तो क्या होगा। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था हमारे पास 5.4 बिलियन। 5.4 बिलियन। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो एमटीआर, एफटीआर सब कुछ है। इसमें से अगर हम लेस कर दें एमटीआर इनकम, इसमें से अगर हम लेस कर दें एफटीआर इनकम, क्योंकि सवाल में कोई सेपरेट ब्लॉक की तो इनकम है ही नहीं, कोई एग्जाम इनकम तो है ही नहीं, एमटीआर और एफटीआर है। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो भी यही बनना चाहिए, देख लेते हैं। सर एमटीआर की इनकम को हटाएं। एमटीआर कितनी थी, एमटीआर की नेट इनकम थी हमारे पास जो इंपोर्टेड गुड्स थे, एमटीआर की नेट इनकम एज पर अकाउंट्स थी हमारे पास 1380.4। मैंने
5.4 बिलियन से 1380.4 एमटीआर की इनकम को माइनस कर दिया। सर एफटीआर की इनकम कितनी थी? सर एफटीआर की इनकम थी ये इंडेंटिंग कमीशन 11.64। तो अगर मैंने सही किया है ना तो इस तरीके से भी हम यहीं पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंच रहे, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ हुई है। जी सर, हमारे से गड़बड़ ये हुई है कि हमने जो यहाँ तक वर्किंग की है इसमें हमने फाइनेंस कॉस्ट को मिस कर दिया है। हमने फाइनेंस कॉस्ट को माइनस ही नहीं किया। फाइनेंस कॉस्ट को माइनस नहीं किया। लकीली मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए चीजों को सही करना इतना मुश्किल नहीं होगा। फाइनेंस कॉस्ट के हवाले से हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो फाइनेंस कॉस्ट सब में ही कॉमनली एलोकेट होगा। तो मैं सिंपली ये करता हूँ, एक रॉ ऐड किया, फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? 1200। 1200 की फाइनेंस कॉस्ट को माइनस किया और इसे तीनों में अपोर्शन कर दिया। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 21 बिलियन डिवाइडेड बाय 30 बिलियन। सिर्फ मैंने फॉर्मूला चेक करने हैं कि सारे फॉर्मूला सही हैं या नहीं। सारे फॉर्मूला यहाँ पर तो सही है, तो मैंने फाइनेंस कॉस्ट पहले माइनस ही नहीं की थी। अब देखिए, चूंकि एक्सेल में वर्किंग कर रहे हैं और मैं सारी चीजें लिंक कर रहा हूँ ना, तो सारी चीजें खुद बाय खुद ही सही हो गई होगी। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एज पर टैक्स लॉ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स, लोकली परचेज गुड्स और अदर इनकम, ये शेयर ऑफ ईओपी, ये टोटल टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिंक किया हुआ था, बस ये जो मैंने नरेशन ली है ये थोड़ी सी गलत हो गई होगी, तो मैं सही कर देता हूँ। मैन्युफैक्चर गुड्स की नेट इनकम है 2602.32। ट्रेडिंग गुड्स की, लोकली परचेज गुड्स की है 119.29। अदर इनकम 1428 है और शेयर ऑफ ईओपी। फिर हमारे पास नेट इनकम पे 29% कैलकुलेट हुआ। एमटीआर के लिए हमने नेट इनकम का 29% लिया, विदहोल्डिंग टैक्स से कंपेयर किया, इन दोनों का हायर आ गया, ये आ गया और ये। अब अगर मैंने यहाँ पे चीजें सही कर दी है तो अकाउंटिंग इनकम की कैलकुलेशन में मैच कर जाना चाहिए। देख लेते हैं, ये हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो मैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की अकाउंटिंग इनकम लूं, लोकली परचेज गुड्स की अकाउंटिंग इनकम लूं, शेयर ऑफ ईओपी लूं और अदर इनकम लूं, तो अकाउंटिंग इनकम एज पर 113C कितना है? 4.4211.96। या फिर पीबीटी में से आप एमटीआर की इनकम और एफटीआर की इनकम माइनस कर दें तो भी अकाउंटिंग इनकम एज पर सेक्शन 113C 4211.96 बन रहा है। पहले वो मैच इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने मेन वर्किंग में फाइनेंस कॉस्ट माइनस ही नहीं किया था। खैर, अब आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स अंडर सेक्शन 113C, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। तो ये आ जाएगा 4211.96 का 17%। यहां तक हमने फाइनली पहुंचना था, जिसके लिए मैंने सारी वर्किंग और इतने सारे जतन किए थे। खैर, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल रेट से कैलकुलेट कर दी थी, टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट कर लिया था, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स वर्किंग 4 में आ गया। इसे लिंक कर देता हूं, 716.03। अब हमारी जो टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर एंड एमटीआर आएगा, वो बेसिकली आएगा हायर ऑफ ए, बी और सी, इन तीनों का हायर ले लेते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेबल रेट वाला ही टैक्स बन रहा है। अच्छा, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी तो हमने एनटीआर और एमटीआर का टैक्स लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे फाइनल टैक्स ऑन इनवेंडिंग कमीशन। और ये कौन सा फाइनल टैक्स है? ये है अंडर सेक्शन 154A, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का फाइनल टैक्स है। अब इसको भी थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इंडेंटिंग कमीशन का अमाउंट कितना है? 11.64। देखें, इंडेंटिंग कमीशन का अमाउंट कितना है? 11.64। इन्होंने हमें बताया था पॉइंट नंबर ई में कि 11.64 आपने रिसीव किया थर्ड पार्टी से, फॉरेन कंट्री के किसी पार्टी से, जहां पे 40% की विदहोल्डिंग हुई। फिर बैंक ने हमारा 1% विदहोल्डिंग टैक्स और 2% बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए और हमें नेट 11.64 रिसीव हुआ। यानी कि एक्चुअली क्या होगा? एक्चुअली हमारा लैंडिंग कमीशन का कोई अमाउंट होगा जिससे हमारा फॉरेन कंट्री में विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ होगा 40% से। फिर हमें नेट कमीशन रिसीव्ड इन पाकिस्तान, इतना हमें पाकिस्तान में मिला होगा। कोई हमारा इंडेंटिंग कमीशन का अमाउंट होगा, मुझे नहीं पता वो अमाउंट क्या है, उस पर 40% फॉरेन विदहोल्डिंग टैक्स लग गया। फिर हमें नेट कमीशन पाकिस्तान में रिसीव हुआ, फिर इस पे विदहोल्डिंग हुई अंडर सेक्शन 154A एट द रेट ऑफ 1%। फिर इस पे बैंक चार्जेस माइनस हुए एट द रेट ऑफ 2%।
और फिर ये हमें नेट अमाउंट रिसीव्ड हुआ, ये हमें नेट अमाउंट रिसीव्ड हुआ, और वो कितना है 11.64%, 11.64%। सही है। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल अमाउंट कितना था और ये सारी चीजें कितनी कितनी थी, लेकिन अगर मैं एक्चुअल अमाउंट को 100 अज्यूम कर लूं, तो जो भी एक्चुअल कमीशन था उसको मैं 100 अज्यूम कर लूं, तो इसी का 40% फॉरेन कंट्री में टैक्स डिडक्ट हो गया होगा। यानी पाकिस्तान में हमें नेट कितना मिला होगा 60, पाकिस्तान में हमें नेट कितना मिला होगा 60। फिर जो भी ये 60 है, इसका 1% बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए होंगे, इसका 2% बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए होंगे, इसका 1% बैंक ने विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लिया होगा, 2% बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिया होगा, और नेट हमें जो मिला है वो 100 की बेस पे 58.2 मिला है। ये 100 अज्यूम कर रहा हूं, ये अज्यूम है कि भाई अज्यूमिंग के इंडेंटिंग कमीशन 100 रुपए होता, तो 40 रुपए का फॉरेन में विदहोल्ड हुआ, यानी कि पाकिस्तान में 60 रिसीव हुआ, फिर इस 60 के ऊपर 1% की विदहोल्डिंग माइनस हुई, 2% के बैंक चार्जेस माइनस हुए, तो नेट हमें 58.2 मिला। अब ये बात हम मैथमेटिकली समझते हैं कि जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उससे डिवाइड करो, जो मालूम करना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर मैं इस 11.4 को डिवाइड करूं 58.2 से और मल्टीप्लाई करूं 60 से, तो इतना अमाउंट कमीशन का हमने पाकिस्तान में रिसीव किया था, इतना अमाउंट कमीशन का हमने पाकिस्तान में रिसीव किया था। और इसी तरीके से 11.64 को डिवाइड करूं 58.2 से और मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो एक्चुअली हमारा कमीशन का अमाउंट इतना था 20 मिलियन। ये एक्चुअल नंबर्स हैं, 20 मिलियन का एक्चुअल कमीशन था, जिसपे 40% हमें फॉरेन कंट्री में टैक्स देना पड़ा, तो पाकिस्तान में 12 मिलियन रिसीव हुआ। पाकिस्तान में जब 12 मिलियन रिसीव हुआ, तो बैंक ने 12 मिलियन का 1% और 12 मिलियन का 2% विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स हमसे रिकवर किया और हमें 11.64 मिलियन पे कर दिए। ये सारी इसलिए बातें बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में जो टैक्स लगेगा ना, वो पाकिस्तान में जो अमाउंट रियलाइज हुआ उसका 1% होगा। पाकिस्तान में कितना अमाउंट रियलाइज हुआ सर? पाकिस्तान में अमाउंट रिसीव हुआ 12 मिलियन, तो 12 मिलियन का 1% हमें टैक्स देना है। तो इस 12 मिलियन तक पहुंचाने के लिए पूरी कहानी समझाई है मैंने आपको। ये आ जाएगा 12 मिलियन का 1%। 12 मिलियन का 1% हमारा एफटीआर का टैक्स आ गया, ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई, ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई। अगेन सवाल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। रीजन बीइंग कि हमारी 1.5 बिलियन की इनकम है हमारी, सॉरी ये तो टैक्स लायबिलिटी है। हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है 5.385 बिलियन की, 5.3 बिलियन की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सुपर टैक्स भी लगेगा। सुपर टैक्स के लिए मैं थोड़ा सा सुपर टैक्स का सेक्शन रिवाइज करता हूँ। सुपर टैक्स का सेक्शन में हमने सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन सेक्शन 4C कवर किया था। टैक्स ईयर 2023 ऑनवर्ड्स के लिए हमारे पास डिफरेंट टैक्स रेट्स है डिपेंडिंग अपॉन द इनकम। हमारी तो 5 बिलियन की इनकम है, तो हम तो हायर वाले में 10% वाले में फॉल करेंगे, हम तो हाईएस्ट साइड पे 10% वाले में फॉल करेंगे। सुपर टैक्स के लिए जो मदर इनकम, सुपर टैक्स के लिए जो हम इनकम कैलकुलेट करते थे, इसमें हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, ब्रोकरेज एंड कमीशन, टैक्सेबल इनकम, इम्प्यूटेबल इनकम, ये सब चीजें आती थी। अब हमें एक वर्किंग करना पड़ेगी। ये थी हमारी वर्किंग 4, वर्किंग 5, इनकम फॉर द पर्पस ऑफ सुपर टैक्स अंडर सेक्शन 4C। क्या करेंगे? सीधा सीधा टैक्सेबल इनकम ले लेंगे, क्योंकि देखो इस सवाल में हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड, कैपिटल गेन नहीं है, कमीशन है, लेकिन कमीशन एफटीआर में टैक्स हो रहा है। फिर टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम कितनी है सर? हमारी टैक्सेबल इनकम है ये रही 5385.96। इस 5385.96 में एनटीआर की इनकम भी, एमटीआर की इनकम भी है, सिर्फ इंडेंटिंग कमीशन नहीं है। तो इंडेंटिंग कमीशन आप ऐड कर दें। भाई टैक्सेबल इनकम में एनटीआर, एफटीआर सब कुछ है ना, सिर्फ इंडेंटिंग कमीशन ही नहीं है। और इंडेंटिंग कमीशन इस डेफिनेशन में हमें अलग से ऐड करना था कमीशन का अमाउंट। वो कितना था? वो था हमारा 11.64, सॉरी 11.64 नहीं 12। हमने पाकिस्तान में तो 12 रिसीव किया था ना, जो मैंने आपको वर्किंग करवाई थी। तो ये हमारे पास टोटल आ गया। दिस इज इनकम अंडर सेक्शन 4C। और इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम सुपर टैक्स एट द रेट ऑफ 10% कैलकुलेट कर सकते हैं। 5397, ये 5 बिलियन है क्योंकि हम सारी रुपीज इन बिलियन में वर्किंग कर रहे थे। इसका 10% रेट मैंने कहां से उठाया? अगर आप सुपर टैक्स के रेट देखेंगे तो टैक्स 2023 एंड ऑनवर्ड्स के लिए हम सबसे हाईएस्ट में फॉल करें, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 500 मिलियन, तो 10% ऑफ द इनकम।
सुपर टैक्स आ गया वर्किंग 5 में। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में हम ऐड कर देंगे सुपर टैक्स अंडर सेक्शन 4C वर्किंग 5। अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। रीजन बीइंग के विदहोल्डिंग टैक्सेस भी तो माइनस करना है। तो ये हमारी टोटल लायबिलिटी कह लें इसको, इससे हम लेस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स एंड एडवांस टैक्स। वो कौन कौन से हैं? 4 विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं सवाल में, 3 तो हमें यहां बताएंगे। इंपोर्ट पे, डिडक्टेड ऑन लोकल सेल्स ऑफ गुड्स और एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147। इंपोर्ट पे कितना है? 183.6, 183.6, डिडक्टेड ऑन लोकल सेल्स ऑफ गुड्स 1245 और एडवांस टैक्स 1200। मैं देख लूं मैंने नंबर सही कॉपी किए, 183.6, 1245 एंड 1200। और एक और भी है, एक है हमारे पास अंडर सेक्शन 154A, क्योंकि जो हमें इंडेंटिंग कमीशन का अमाउंट रिसीव हुआ था उस पर बैंक ने ऑलरेडी 1% डिडक्ट कर लिया था ना, वो अमाउंट हमने कैलकुलेट कर रखा था। ये रहा 12 मिलियन का कमीशन पाकिस्तान में मिला था, इस पे 1% 0.12 की विथहोल्डिंग हुई थी, तो 0.12 आ गया। ये फाइनली आ गया हमारे पास टैक्स पेबल, और टैक्स पेबल नहीं आ रहा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टैक्स रिफंडेबल आ रहा है। तो यहाँ तक ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। चूंकि इस तरह की नौयत का इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हम पहला देख रहे हैं, तो हो सकता है कि पहली बारी में इतना अच्छा समझना है, और अगर ये वीडियो ये लेक्चर आपको एक से ज्यादा बार देखना पड़ता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसे दोबारा एक दफा देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझ के इसको कवर कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इस तरह के मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन, मजीद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवर करेंगे। आज की अपनी इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।